So, good evening, everyone. I am Syed Abdullah. On behalf of Ancient Medico team, I warmly welcome you all to today's session. Our team is dedicated in spreading authentic Ayurvedic knowledge and making it accessible to all learners and practitioners. We are truly delighted to see such enthusiastic participation from students who have joined us today. Your presence makes the session even more meaningful. Now, it's my honor to introduce today's esteemed speaker, Vaidya Rajesh Thakkar sir. Sir has extensive experience in clinical Ayurveda and is highly regarded for his expertise. His practical insights, combined with classical Ayurvedic principles, have benefited countless patients and inspired many students. So today, Sir will be guiding us on the topic Ayurvedic management of skin disorders, which I am sure will be very informative and enlightening for all of us. So without any further ado, I now invite Vaidya Rajesh Thakkar sir to take over the session and share his valuable knowledge with us. Over to you, sir. थैंक यू स्पीकर आवाज आ रही है? Yes, sir, जी you're सर। audible. ओके सभी को आज के आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिन और रात एक समान होते हैं, इसीलिए आज के दिन का चयन किया गया है। सभी को जय धन्वंतरी, जय अश्विनो भगवान। आज के इस कार्यक्रम में भगवान अश्विनो जी, भगवान धन्वंतरी, माता पिता और गुरुजनों के चरणों में नतमस्तक होके मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करता हूं। धर्मेश जी, तो या एंकर जो है वो Yes. प्रेजेंटेशन के लिए लैपटॉप से जुड़ना है, तो ऐसे होगा? जी सर। जी सर, हो जाएगा सर। हाँ, तो कैसे करना होगा? वहीं से लिंक से? जी सर। यहाँ से लिंक से करो था। And it's a humble request for everyone to please turn on their cameras so that sir can have an interactive session with all of us. जस्ट अ मिनट। नहीं, कंटिन्यू नहीं, यूज माइक्रोफोन एंड हाँ, सर लिख दो join join ఆయన బేషన్ ఏమంటున్నా చౌడి చూది తెచ్చుకోండి जस्ट स्क्रीन से हाँ। It's a humble request for everyone to please turn off your audio. अभी आप स्क्रीन शेयर का वो करेंगे, हो जाएगा? Yes, sir, it is visible, sir. यस, ओके। इसमें साउंड को ऑफ कर दो। नहीं सिस्टम में इसमें से कर दो। बैक जाके करो। बैक जाके करो, नहीं एस्केप करो। यहाँ पे आ रहा है साइड पे, बैक जाके करो।
मेरा ये साइड में वॉल्यूम है ये साउंड है इसे जीरो पे नहीं नेक्स्ट टाइम नहीं तो साउंड जूम एप्लीकेशन थी गूगल में। It's a request to all of you, please turn off your Yeah. mics and please turn on your please turn on your video, Sir. please. अभी आ रहा है, अभी शुरू हो गया है। जी सर। ठीक है, थोड़ी सी देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गैजेट होते हैं तो कभी कभी जितने उपयोगी होते हैं कभी कभी काम भी रोक लेते हैं। ठीक है, भगवान धन्वंतरी और माँ सरस्वती के चरणों में नतमस्तक होकर आगे बढ़ते हैं। आज का सब्जेक्ट जो है उसकी ओर नेक्स्ट। मैं 29 साल से अहमदाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा की है। टीवी के ऊपर 800 प्रोग्राम प्रसारित हो चुके हैं। आज का जो सब्जेक्ट है आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ स्किन डिजीज। ये नोटिफिकेशन यहाँ आता रहेगा क्योंकि बीच बीच में पढ़ाई नहीं देता है। किसी को बोलो नोटिफिकेशन को ऑफ करना होगा। नोटिफिकेशन चैट क्या क्या आता है? नहीं, ये बीच में आता है ना तो पढ़ने नहीं देता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो चलेगा। हाँ, नेक्स्ट। आयुर्वेद में हम देखते हैं स्किन डिसऑर्डर्स। तो उसमें दो प्रकार से हम स्किन डिजीज को देखते हैं। हमारी संहिताओं का अध्ययन करना होता है तो बृहत्त्रयी और उसके बाद की जो संहिताएं हैं तो सब में अंतर होता है। चरक जी के अनुसार अगर हम देखें तो अगर कुष्ठ रोग को हमें देखना है तो कुष्ठ रोग को दो तरीके से देखेंगे। कुष्ठ रोग में भी देखेंगे निदान और चिकित्सा में, साथ में क्षुद्र रोगों का वर्णन आता है। तो क्षुद्र रोगों में भी कुछ रोग ऐसे मिलते हैं कि जो आधुनिक विज्ञान जिसे स्किन डिसऑर्डर्स के टैगलाइन के नीचे रखते हैं। तो ये दो अध्यायों का हमें देखना होगा, अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट। इसमें आगे हम देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे त्वचा शारीर। आयुर्वेद मतानुसार जो हमारा त्वचा शारीर है वो देखेंगे और मॉडर्न के एस्पेक्ट से स्किन एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमारा त्वचा शारीर होता है। तो त्वचा शारीर में त्वचा का महत्व क्या है? तीन चीज हम देखते हैं, व्यू, एस्पेक्ट एंड स्पेसिफिकेशन। तो इंद्रिय अधिष्ठान कौन सा है? पंच ज्ञानेन्द्रियों में जो स्पर्शनेन्द्रिय है वो त्वचा उसका अधिष्ठान होता है। दोषों में जो प्राणादि पंचवायु है वो अधिष्ठान दोषों का होता है। और उत्पत्ति जो है वो मातृज अवयव है। चर्म त्वचा जो है वो मातृज अवयव है। जैसे नख है, अस्थि है, केश है, रोम है, ये सब जो है वो पितृज अवयव है। तो त्वचा है वो मातृज अवयव है। नेक्स्ट। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे यहाँ त्वचा के 7 लेयर बताए गए हैं। तो सुश्रुत जी ने जो 7 लेयर बताए हैं इसमें अवभाषिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मांसधरा कला, ये ऐसे देखने को मिलता है। सबसे पहले अवभाषिनी है। तो अवभाषिनी का वर्ण, छाया और प्रकाशन, वर्ण छाया प्रकाशन, सिद्म, पद्मिनी कंटक, ये जो डिसीज होते हैं वो अवभाषिनी में होते हैं। लोहिता में व्यंग, न्यक्ष, तिलकालक, ये लोहिता में होते हैं। चर्मदल, अजगल्ली, मशक, ये रोग अगर हमें देखने हैं तो श्वेता नाम के जो त्वचा का पड़ है वहां पे होगा। पामा,
वो उसमें किलाश होता है। वेदिनी जो है उसमें कुष्ठ और विसर्प होता है। रोहिणी नाम के जो लेयर है उसमें ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड, श्लीपद ये सब होता है। और अंत में है माउस धरा कला। तो माउस धरा कला में अर्श, बगंदर, विद्रदी ये जो है वो होते हैं। नेक्स्ट। सुश्रुत जी ने जो कहा है व्रीहि प्रमाण, व्रीहि यानी क्या, राइस ग्रेन, एक राइस का ग्रेन है, एक दाना है, तो उसका 1/18 वो अवभाषिनी कहलाता है। देखिए हमारे शास्त्रकारों ने इतना, कोई माइक्रोस्कोप उनके पास नहीं थे, कोई लेबोरेटरी नहीं थी, फिर भी अपने दिव्य चक्षुओं से हमें जो ज्ञान दिया है वो इतना परफेक्ट है कि सदियां बीत जाने के बाद, सदियां भी नहीं, मैं तो ऐसे बोलूंगा सहस्त्राब्दियां ये बीत जाने के बाद भी ये आज के समय में ये सीधे रूप से हमें सही दिखाई देता है। तो अवभाषिनी है 1/18। एक चावल के दाने को 18 लेयर बनाएंगे तो उसका जो एक लेयर होगा वो अवभाषिनी है। लोहिता में है 1/16, श्वेता में है 1/12, ताम्रा में है 1/8, वेदिनी में 1/5, रोहिणी है वो एक व्रीहि है, और माउस धरा कला है वो 2 व्रीहि है। नेक्स्ट। उसके बाद हम देखते हैं चरक जी ने जो लेयर बताए हैं, प्रथम से लेके षष्ठ त्वचा तक बताए हैं। उदक धरा कला वो प्रथम त्वचा, द्वितीय त्वचा में रक्त धरा कला, तृतीय त्वचा में सिद्म और किलाश, चतुर्थ में दद्रु और कुष्ठ, पंचम त्वचा अलजी, विद्रदी, और षष्ठ त्वचा में कृष्ण, रक्त, स्थूल मूल, दुष्चिकित्स्य, अरुंसी ये षष्ठ त्वचा में होता है, ऐसा चरक जी का कहना है। नेक्स्ट। अगर ये हमने जो पिक्चर रखी है उसको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। उसके कौन से पार्ट है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी त्वचा को छील के अगर एक साथ में ले ले तो, या फिर त्वचा निकाल के ये दे दे तो फिर ऐसे दिखता है। नेक्स्ट। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है हमारे ग्रंथों में जो लिखा है चरक जी ने, तो गर्भावस्था के दौरान 5वें और 6ठे महीने में इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम जो है वो डेवलपमेंट उसका देखने को मिलता है। उसमें क्या क्या होता है, तो स्किन है, हेयर है, ग्लैंड्स है, नेल्स है एंड नर्व एंडिंग है। ये सब जो है वो त्वचा का पार्ट होता है, ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का पार्ट होता है, तो त्वचा उसका एक पार्ट है। नेक्स्ट। स्किन क्या है, स्किन इज एन ऑर्गन, इसको ऑर्गन कहा जाता है मॉडर्न मेडिकल साइंस, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टिश्यू दैट आर ज्वाइंट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज 7% है, विथ ए टोटल एरिया ऑफ 20 स्क्वायर फीट। और अगर किसी ने अपनी खाल निकाल दी तो उसका जो वेट करेंगे, स्किन को अगर निकाल दिया बॉडी से तो वो 5 kg वेट हो जाता है उसका। ये है। सबसे पहले स्किन का एनाटॉमी देखते हैं। तो पहला पिक्चर जो है वो उसमें दिखा रहा है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस ये लेयर है, उसके नीचे जो होता है सबक्यूटेनियस लेयर होता है। हम आगे इसका बहुत सारी फिगर भी देखेंगे, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए हेयर शाफ्ट कहाँ पे होता है, तो आयुर्वेद के हमारे ग्रंथों में लिखा है कहीं अन्य जगहों में कि ये चौथे लेयर में जो रोम है या केश है उसका मूल होता है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि डर्मिस जो है उसके अंदर ये हेयर फॉलिकल है, उसके अंदर उसका शाफ्ट होता है, और वहां से बाहर दिखाई देता है वो केश अलग होता है। यहीं पे स्वेट ग्लैंड्स होती है, ऑयल ग्लैंड्स होती है, सब यहीं पे दूसरे नंबर में डर्मिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट। नेक्स्ट
उसका भी एक पिक्चर हमने दिखाया हुआ है। ये डर्मिस है, एपिडर्मिस। प्रीवियस, हाँ, ये थोड़ा सा शॉर्ट में है लेफ्ट साइड में, और वो लेयर है, और थोड़ा सा और स्पष्टीकरण हो रहा है। और राइट में जो है कौन से सेल होते हैं स्किन में, वो सब यहाँ हमने राइट में जो दिखा रहा है वो पिक्चर रखा हुआ है। नेक्स्ट, फंक्शन क्या है, मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहता है? तो प्रोटेक्शन करता है, स्किन जो है वो प्रोटेक्ट करती है, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, सेंसेशन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी यानी कोलिकैल्सिफेरॉल का सिंथेसिस करना, ये त्वचा का कार्य है। ब्लड रिजर्वॉयर, अगर कहीं ईजा होती है और कहीं बॉडी में टिश्यू में जरूर है तो ब्लड के रिजर्वॉयर जो है वो त्वचा के अंदर रहते हैं। एक्सक्रीजन, तो पसीना वगैरह जो है वो बाहर निकालना, वो भी उसका कार्य है। उसके बाद हम स्किन का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो है एपिडर्मिस के बारे में देखेंगे, वो पूरा एवास्कुलर है। उसके अंदर, एपिडर्मिस के अंदर एक भी ब्लड वेसल होती नहीं है, वो थिनर है, आउटर लेयर ऑफ द स्किन है। दूसरा जो है वो मेन लेयर है, त्वचा उसी को ही समझते हैं ज्यादातर। तो डर्मिस है, हाईली वास्कुलर है, एंड बहुत सारी ब्लड वेसल्स उसके अंदर होती है। थिकर एंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर इसको कहा जाता है। और उसके बाद का जो है वो हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस है वो सबक्यूटेनियस लेयर कहा जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद है, हम डर्मिस को डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। जो डर्मिस है उसके अंदर सबसे पहला जो दिखाई देता है वो आउटर लेयर ऑफ डेड स्किन सेल, इसको क्यूटिकल भी बोलते हैं। तो हम जब भी मान लो किसी ने 2 दिन से स्नान नहीं किया है, तो ऊपर जो स्किन को रगड़ते हैं तो ऊपर का जो पड निकलता है वो जो होता है वो क्यूटिकल का होता है, डेड स्किन का होता है। हम जो देखते हैं कि हमारे आउटर लेयर वो जो होती है वो एसिनेस जैसा, कि कहीं धूल हल्की सी ऊपर जमा है तो वो एसिनेस जैसी फील देता है, वो डेड स्किन है, उसको रगड़ने से ये पता चलता है। दूसरा, अंडर द क्यूटिकल इज अनदर लेयर, वो एपिथेलियल सेल्स दैट मेक अप द रेस्ट ऑफ द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का जो दूसरा पड़ है वो नीचे के लेयर बनाते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा नेक्स्ट में जल्दी करना, हाँ बात। एपिडर्मिस में कौन से सेल रहते हैं? तो केराटिनोसाइट्स है, मेलानोसाइट है, मर्कल सेल है, लैंगरहैंस सेल है, ये सब जो होते हैं वो एपिडर्मिस में। तो हम यहाँ देखते हैं कि मेलानोसाइट जो होते हैं, तो हमारे यहाँ गर्भावस्था में कहा है कि पंचम और षष्ठ मास में वर्ण प्रसादन होता है, बल वर्ण उपचय, ये षष्ठ मास में गर्भावस्था में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर बच्चा अवदात्त वर्ण का, कृष्ण वर्ण का या श्याम वर्ण का, जो हम इच्छा होते हैं, तो गर्भावस्था में जब त्वचा के लेयर बन रहे हैं पंचम मास में, तो चरक जी ने एक और सूत्र कहा है कि जैसे हम दूध होता है उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद ऊपर मलाई बनती है, तो अंदर स्नेह था लेकिन हमें दृश्यमान नहीं था। जैसे ही उसको गर्मी मिली तो जो स्नेह के अंश थे वो ऊपर मलाई के स्वरूप में आ जाते हैं। ऐसे ही चरक जी ऐसा बोलते हैं कि जब हमारी त्वचा गर्भावस्था में बनती है तो चौथे महीने के बाद जब अंदर ऑर्गन्स बन रहा है बेबी का, तो उसके ऊपर एक के बाद 7 लेयर बनते हैं। वही श्वेता, तांबरा, लोहिता ये सब होता है। तो मेलेनोसाइट यहीं पे रहता है एपिडर्मिस में, तो इसका मतलब हमारे यहाँ कहा गया है कि भ्राजक पित्त है वो त्वचा में स्थित है। तो भ्राजक जो है वो वर्ण देता है, तो हमें कैसा कलर लाना है। तो ऐसा मैं एक रेफरेंस के बारे में बोलना चाहता हूं कि अगर कोई भी गर्भिणी स्त्री 5वें और 6ठे महीने में घृत मंड का अभ्यास करती है तो उनका बच्चा अवदात्त वर्ण का यानी कि फेयर स्किन का, गोरे देखाव का बनता है। अगर कोई भी स्त्री तेल ज्यादा खाती है तो
हमेशा उसका बच्चा जो है वो कृष्ण वर्ण का होने की संभावना बढ़ जाती है। ये एक आध 2 बार नहीं है, उसका सतत अभ्यास करने के बाद ये होता है। और मध्वाबम, तो जैसे शहद ज्यादा अगर लिया जाए और साथ में ज्यादा कटु रस यानी कि मिर्ची ज्यादा खाई जाए तो भी उसमें श्याम वर्ण का यानी कि इंडियन टाइप ऑफ स्किन जो होती है वो होता है। नेक्स्ट, लेयर्स। तो लेयर्स जो एपिडर्मिस के हैं वो स्ट्रेटम, कॉर्नियम, लुसिडम, ग्रेन्युलोसम, स्पाइनोसम एंड बेजल, ये सब 5 लेयर एपिडर्मिस के हैं। नेक्स्ट, ये लेयर के बाद इसका एक फिगर भी हम दिखाते हैं लेफ्ट साइड में, वो पूरा डर्मिस एपिडर्मिस ये सब है, लेकिन साइड में दूसरे व्यू में वहां पे दिखता है कि स्ट्रेटम कॉर्नियम कैसा है, ग्रेन्युलोसम कैसा है। सबसे बड़ा जो है स्पाइनोसम का लेयर होता है और उसके बाद में बेजल लेयर होता है। नेक्स्ट, तो इसके बाद नेक्स्ट, हाँ हाँ ठीक है। तो डर्मिस क्या है, अब डर्मिस के बारे में हम शुरू करते हैं। तो डर्मिस है वो थिक लेयर अंडर द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे का थिक लेयर है वो है, और कंटेन्स, वो सबसे ज्यादा ब्लड वेसल अपने अंदर समा के रखता है, ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड रहती है, हेयर फॉलिकल होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर बोलते हैं वो इसी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट, ये अलग एक व्यू है, इसमें नाम हमने केक व्यू इसीलिए रखा है कि वो दूर से देखो तो ऐसा दिखता है। तो अलग अलग तरीके से त्वचा को समझने की हमने कोशिश की है। यहाँ पे एक ये व्यू है। नेक्स्ट, हाँ, अगर त्वचा के एपिडर्मिस को कट करके ऊपर निकाला जाए, केक कटिंग किया जाए, तो जो उसका व्यू होता है वो ऐसे होता है कि एपिडर्मिस जो है वो डर्मिस के साथ ऐसे चिपकता है, सीधे सीधे लेयर में नहीं चिपकता है, वो ऐसे चिपका हुआ होता है। नेक्स्ट, हाँ, अब हाइपोडर्मिस की हम बात करेंगे। तो हाइपोडर्मिस क्या है, कोल्ड सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं, सब क्यू बोलते हैं, सुपरफेशियल फेसिया भी इसको बोलते हैं, एंकर स्किन टू अंडरलाइन स्ट्रक्चर, तो नीचे के बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन है इसके साथ जो कनेक्ट होता है वो हाइपोडर्मिस होता है। एडिपोज टिश्यू रखता है, बहुत बड़ी ब्लड वेसल इसके अंदर होती है, डर्मिस में छोटी सी होती है लेकिन हाइपोडर्मिस में थोड़ी सी मोटी ब्लड वेसल होती है, और इंजेक्शन जहां दिया जाता है वो यही लेयर होता है। नेक्स्ट, अगेन एक और पिक्चर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हेयर दिख रहा है, बाकी सब ब्लड वेसल कैसे होती है, आर्टरीज एंड वेन वो भी दिखाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आयुर्वेदिक व्यू हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये श्लोक मैंने इसीलिए रखा है कि हमारे सुश्रुत जी ने 2600 साल पहले इन्फेक्शन का थ्रेटनिंग दुनिया को सबसे पहले देने वाले हैं, वो सुश्रुत जी हैं। तो इन्फेक्शन होता है वो यहां से दिखता है, 2600 साल पहले ये श्लोक सुश्रुत जी ने लिखा है। प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निःश्वासात सहभोजनात्। देखिए, और पहले लास्ट लिटी में पहले से बोल देता हूं, संक्रामति नरात नरम, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में वो फैलता है। तो क्या होता है, प्रसंगात, गात्र, एक दूसरे के गात्रों का संस्पर्श होने से, निःश्वासात, एक दूसरे के श्वास की अपने होने से, सहभोजनात्, सहशय्यासनात्, च इव वस्त्र माल्य अनुलेपनात्, एक दूसरे के वस्त्रों को पहनना, एक दूसरे के जो ऑर्नामेंट होते हैं, माल्या इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऑर्नामेंट किसी के हार वगैरह है तो वो पहन लिया दूसरे ने, मान लो उसकी ग्रीवा पे किसी को दद्रु हो गया था और उन्होंने अपनी माला जो है वो दूसरे किसी को दी और उसकी वजह से जो फंगल इन्फेक्शन है वो फैल गया। एक दूसरे के लेप वगैरह को उपयोग करना, तो क्या क्या फैलता है, कुष्ठ फैलता है, स्किन डिजीज, ज्वर हो सकता है, शोष, नेत्राभिष्यंद एवच, ये चारों रोग जो है
वो इन्फेक्शियस डिसीज है और औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामति नरात नरम। तो ये सुश्रुत जी ने सबसे पहले इन्फेक्शन का थ्रेटनिंग कहा है और कैसे कैसे फैलता है वो हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, मैंने अभी ये जो प्रेजेंट किया है, मेरा एक आकलन है कि इसमें आयुर्वेद का जो त्वचा के जो पढ़ है और उसका कंपैरिजन मॉडर्न के स्किन लेयर के साथ अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो मैं ये दावा नहीं करता कि ये सत्य यही है, लेकिन इसको वहां तक जाने की हमने कोशिश की तो अवभाषिनी, लोहिता, श्वेता और ताम्रा, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम से लेके स्पाइनोसम तक ये जो 4 लेयर है वो एपिडर्मिस के साथ मिलते जुलते हैं। और उसके बाद वेदिनी और रोहिणी जो है, तो वेदिनी को पेपिलर लेयर के साथ और रोहिणी को रेटिक्यूलर लेयर के साथ अगर करें, और ये दोनों पेपिलरी और रेटिकुलर वो दोनों डर्मिस के साथ मिलते जुलते हैं। और जो 7वें हमारे यहाँ त्वचा का पड़ है माउस तरह कला, वो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, उसको हम हाइपोडर्मिस के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, व्यू एंड काउंटर व्यू स्किन में, तो थोड़ा सा हम जल्दी आगे जाएंगे। हमारा थिकेस्ट स्किन लेयर तो हमारा पाम एंड सॉल, पैरों के तलवों में, हाथों के तलवों में ऊपर की जो स्किन के लेयर है वो 1.5 है। पूरे बॉडी में सबसे मोटी होती है। थिनेस्ट कहाँ पे होती है? तो आईलिड के अंदर पोस्ट ऑरिक्यूलर रीजियन में वो सबसे त्वचा का थीन लेयर देखने को मिलता है। पिगमेंटेशन कौन से होते हैं? मेलेनिन होता है, मेलेनाइड होता है, कैरोटीन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। तो इसके ऊपर भी मैंने बहुत स्टडी करने की कोशिश की। तो हमारे प्रकृति में पित्त प्रधान प्रकृति वाले का वर्ण कैसे रहेगा, वो वात वाले का कैसे रहेगा, तो ऐसे करके तो इसका भी कभी समय मिला तो इसका प्रकृति के हिसाब से मैंने कुछ कोरिलेशन करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। स्पेशियल सेंसरी परसेप्शन, तो स्किन क्या क्या हमें महसूस करवाता है? पेन, टच, प्रेशर, हीट एंड कोल्ड, ये सब हमें महसूस करवाता है। स्किन के अंदर लीजन कौन से होते हैं? वेसिकल्स होते हैं, प्लाक होते हैं, स्केल्स होते हैं, पेप्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं और पेचिस होते हैं। तो मॉडर्न के हिसाब से इतने जो लीजन है वो हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, कुष्ठ में कुष्ठा नाम सप्तको द्रव्य संग्रह, 3 दोष और 4 धातु ये दूषित होते हैं। वात, पित्त और कफ 3 दोष है। त्वचा, रक्त, मांस और अंबु यानी कि लसिका, ये 4 धातु दूषित होते हैं। नेक्स्ट, कुष्ठ में हम देखते हैं, हमको पता है सब कि 17 प्रकार के कुष्ठ होते हैं, 7 महाकुष्ठ, 11 क्षुद्र कुष्ठ है। आगे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ स्किन डिजीज, तो कभी कभी ये हमें प्रैक्टिस में देखने को मिलता है कि सर हमको ये डिजीज है 15 सालों से, 10 सालों से, तो हमारे बच्चे को होगा या नहीं होगा? तो इसका कंसेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। सुश्रुत जी ने कहा है, दंपत्यो कुष्ठ बाहुल्यात दुष्ट शोणित शुक्रयोः यद अपत्यम तयोर जातम ज्ञेयम तदपि कुष्ठितम। तो निदान स्थान में सुश्रुत जी कहते हैं कि व्हेन कुष्ठ reaches up to shukra and shonit, 7th element of male and female reproductive cell, it vitiated this element. The child born to such couple is inherited by कुष्ठ रोग। मतलब ये हुआ कि किसी को 10 साल से कोई त्वचा का रोग है और वो अंदर उसकी शुक्र धातु तक पहुंच गया। दोष पहले तो धातुगत होता है और धातुगत होने के बाद सप्तम धातु तक पहुंच गया और सप्तम धातु दूषित हो गई, यानी कि डीएनए के अंदर वो पहुंच गया है। उसके बाद उन्होंने गर्भ धारण किया है तो ही वो बच्चे में जाएगा। अगर किसी को 40 साल में कोई रोग हुआ था और उससे पहले बच्चे का जन्म हो चुका है, तो अगर शुक्र धातु को 40 साल के बाद दूषित किया था तो 26 या 30 साल की उम्र में उनको जो बच्चा हुआ है उसमें इनहेरिटेंस नहीं होगा। ये इसका मतलब हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट,
तो उसके कारण क्या क्या है, इसके हेतु, इटियोलॉजी भी और इटमोलॉजी। तो यहाँ हमने थोड़ा डिटेल में दिखाने की कोशिश की है कि पूरे स्किन डिजीज का, और इसका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में है, विरोधी अन्न पानानि इनकम्पेटिबल फूड एंड ड्रिंक, द्रव स्निग्ध गुरुणी च, इंडल्जिंग इन हाईली लिक्विड ऑयली एंड हैवी फूड, छर्दी वेग च अन्यान प्रतिघ्नताम। तो फोर्स्ड होल्डिंग ऑफ नेचुरल अर्ज लाइक वॉमिटिंग। तो ये भी, अगर किसी को उल्टी हो गई है, दूषित द्रव्य अंदर था और कोई भी एलोपैथी दवाई या वो लेके उस उल्टी को दबा दिया गया, तो कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि कोई शीत पित्त होता है या दूसरे कोई रोग होते हैं। तो अभी हम तुरंत हुआ है, मान लो कि हफ्ते में 5 दिन में अगर ये शीत पित्त हो गया या और कोई चर्म रोग हो गया है, तो अगर हम हिस्ट्री लेते हैं तो उनको दिखा लेंगे और वो बोलता है कि हाँ मुझे उल्टी हुई थी, लेकिन मैं उल्टी पसंद नहीं करता हूं, तो मैंने तुरंत दवाई लेके दबा दी थी। तो ये कारण हो सकता है। हाँ, उसके बाद आता है व्यायाम। व्यायाम अतिसंताप भुक्त्वा उपसेवी नाम, इंडल्जिंग एक्सरसाइज एंड एक्सपोजर टू सन आफ्टर हैविंग मील। तो खाना खाने के बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं और धूप में बहुत ज्यादा घूमते हैं, तो स्किन डिजीज हो सकता है। ये जबरदस्त है कि काफी सारे लोग होते हैं कि 2 बजे खाना खाने के बाद या जब वो होते हैं ये जिम वाले, तो वो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ आप खाना खा के आइए। तो हमारे यहाँ जब रुग्ण आते हैं तो हमें बोलना है कि कुछ भी खाए बिना भूखे पेट ही व्यायाम करना चाहिए। अगर आप 1 से 1.5 घंटा व्यायाम करते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से ये अयोग्य हुआ। उसके बाद है शीत उष्ण लंघन आहारान क्रमम भुक्त्वा निषेविणाम, ईटिंग कोल्ड फूड इमीडिएटली आफ्टर वार्म। इसका 2-3 मतलब हम निकाल सकते हैं कि जैसे हमने ठंडा पानी फ्रिज का पिया, ऊपर गरम गरम चाय और कॉफी तुरंत बीच में गैप रखे बिना हमने पी ली, तो इसका मतलब ये भी एक हो सकता है। दूसरा एक ये है कि व्यतिक्रम, दूसरे शास्त्रों के अंदर शब्द मिलता है वो। तो आप 18 डिग्री टेम्परेचर के मॉल में थे, अपने ऑफिस में थे और उसके बाद तुरंत बाहर निकले, और जैसे हमारा गुजरात तो गर्म प्रदेश होता है, तो वहां 40-42 या 44 का टेम्परेचर होता है, तो वो इनकम्पेटिबल हो जाता है। तो टेम्परेचर जो है वो इतना सेंसिटिव त्वचा होती है कि 18 डिग्री में से 42 में जाना वो उसको सेट नहीं कर पाती है, इसकी वजह से स्किन डिजीज होते हैं, ऐसा हमारा शास्त्रकारों का कहना है। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है। 1-2 बार करने से नहीं, लेकिन हर रोज जो लोग करते हैं तो ये हो सकता है। उसके बाद है धर्म श्रम भयार्ता नाम द्रुतम सीताम्बुसेवी नाम। तो ये है ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर एंड हैविंग इनडाइजेस्टिबल फूड इमीडिएटली आफ्टर एक्सपोजर टू सन फटीग एंड फियर। देखिए, धूप में जाना, बहुत सारा श्रम करने के बाद और भय से ग्रस्त उसके तुरंत बाद। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बाहर से घूम के आया है तो 2 घंटे 10 मिनट बैठ जा, तो उसके बाद में पानी पीना, अभी मत पानी दो इसको। हमारे बुजुर्ग हमको कहते थे, हम छोटे थे तो याद है हमें। तो इसका कारण ये है कि बाहर घूम के आए हैं, तो जो आपके दोस्त थे वो अपने स्थान से निकल के बाहर है, और बाहर है तो उसको स्वस्थान में जाने के लिए आपको थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का रेस्ट लेना है, उसके बाद शीत जल का सेवन है। तो धूप में जाने के बाद आप घर पे गए और तुरंत ठंडा पानी पी लिया, तो वो दोष है वो स्तब्ध हो जाएंगे और जहां पे है वहीं रह जाएंगे, अपने स्वस्थान में वापस नहीं जाएंगे। तो जहां पे वो रह गए हैं खवैगुण्य था, और वही स्किन डिसीज होने की संभावना बढ़ जाएगी। अजीर्ण अध्यसिनाम च इव पंचकर्म अपचारिणाम। तो पंचकर्म के अपचार होने से ईटिंग ड्यूरिंग इनडाइजेशन एंड साइड इफेक्ट ऑफ पंचकर्म। नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद है हमारा जो कौन सा खाना हम खाते हैं। तो नवान्न, नया अन्न खाने से, दधी यानी कि कर्ड का सेवन करने से, मत्स्य बहुत फिश खाने से, अति लवण अति अम्ल निषेविणाम,
तो having freshly harvested grain, curd, fish, salt and sour food, मांस, मूलक, पिष्टान्न, अति तिल, क्षीर, गुड़ाशिनाम, excessive indulgence of black gram, radish, bakery item, sesame seed, milk and jaggery. Next. उसके बाद हम देखते हैं व्यायाम चो अपि अजीर्णे, इंडल्जिंग इन क्वाइटस ड्यूरिंग इंडाइजेशन। बहुत अजीर्ण है तो आपको मैथुन कर्म नहीं करना है, ये कारण हो सकता है। निद्राम जो भजताम दिवा, डे स्लीप, ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। विप्रान गुरुन गर्षयताम पाप कर्म च कुर्वताम, इंसल्टिंग ब्राह्मीण, गुरु, वर्च्युअस पीपल एंड सिंफुल एक्ट। आपके गुरु होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, और जो रिस्पेक्टेड पर्सन है, जो किसी का खराब नहीं करते हैं लेकिन रिस्पेक्टेड है, उनका खराब करना, उनको कोई भी दिखे या न दिखे ऐसे कोई कर्म करना, उनका अपमान होते हुए, तो वो होते हैं, वो कहीं भी अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये स्किन डिजीज डेवलप करते हैं। नेक्स्ट। कुष्ठ के पूर्व रूप क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे। लॉस ऑफ टैक्टाइल सेंसेशन, जिसको स्पर्श का अग्नत्व बोलते हैं, अतिस्वेद व न स्वेद, तो स्कैंटी और एक्सेसिव पर्सपिरेशन, वैवर्ण्य उन्नति कोठा नाम, डिस्कलरेशन एंड एलिवेशन ऑफ द पेचेस ऑन द स्किन। हमने जो पेचेस वो अलग अलग पेचेस देखे थे स्किन में, इतने इतने होते हैं, वो डिस्कलरेशन भी होता है और एलिवेशन भी होता है। उसके बाद है लोम हर्ष, हॉरिपिलेशन, कंडू, इचिंग होता है। नेक्स्ट। तोद होता है, तोद यानी पियर्सिंग पेन, इसको हम बोल सकते हैं। श्रम क्लम, टायर्डनेस, फटीग। उसके बाद है व्रणानाम अधिकम शीघ्र उत्पत्ति च स्थिर स्थिति। आपको नॉर्मल कहीं एक पिंपल्स हो गया, कहीं व्रण हो गया, तो वहां व्रण शोथ होके एक फुंसी हो रही है, तो वो अगर तुरंत बार बार उत्पन्न हो रही है और लंबे समय तक रह रही है, तो ये स्किन डिजीज के पूर्व रूप हो सकते हैं। पेन होता है, दाह, बर्निंग होती है, सुप्त अंग, नंबनेस। नेक्स्ट। अभी हम देखते हैं महाकुष्ठ। सबसे पहले कपाल कुष्ठ है। तो कपाल कुष्ठ का जो वर्णन है वो कृष्ण अरुण कपालाभम यद वृक्षम परुषम तनु कपालम तोद बहुलम तत्कुष्ठम विषम। दो स्वात है, काला अरुण और कपाल युक्त कांति है, रुक्षता है, कठोर, पतला, विषम रूप से फैला, सुई चुभोने जैसी पीड़ा। तो इसको अगर हम पिक्चर में देखना चाहते हैं तो वो दिखाते हैं। ये ऐसा हो सकता है कलर कि आप इसमें दो हाथ दिखाए गए हैं, तो वही बॉर्डर लाइन लेप्रेसी, इसको अगर हम बोलना चाहते हैं तो ये हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट। कपाल कुष्ठ के बाद दूसरा आता है उदुम्बर कुष्ठ। तो उदुम्बर कुष्ठ की हमारे चरक जी क्या कहते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। दाह, कंडू, रुजा, राग परितम, लोम पिंजरम, उदुम्बर फलाभाषम, कुष्ठम औदुम्बरम विदुहु। तो विद्वान लोग किसे उदुम्बर कुष्ठ कहते हैं? पित्त दोष उसमें प्राधान्य होता है, दाह, खुजली, वेदना, राग युक्त होता है, रोम पिंजर वर्ण का होना, पक्व उदुम्बर फल के समान। तो देखिए नेक्स्ट पिक्चर में आपका ये उदुम्बर कुष्ठ कैसे दिखेगा, उसका पिक्चर बहुत अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, एक साइड में हमने पक्व उदुम्बर फल दिख रहा है और उसी के समान एक स्किन डिजीज है। तो अगर ऐसा त्वचा रोग देखने को मिलता है तो ये औदुम्बर कुष्ठ होने की संभावना है। नेक्स्ट। मंडल कुष्ठ, श्वेतम, रक्तम, स्थिरम, स्त्यानम, स्निग्धम, उत्सन्न मंडलम, कृच्छम, अन्योन्य संसक्तम, कुष्ठम मंडलम उच्यते। तो श्वेत और रक्त वर्ण युक्त है, कफ दोष का प्राधान्य है, स्थिर होता है, घन होता है, स्निग्ध भी होता है, कफ है इसलिए, कुछ उठे हुए मंडल और एक दूसरे से सटे हुए मंडल। तो
मंडल सांकर्य भी हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे मंडल एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये भी हो सकता है, ये कृच्छ साध्य होता है। हाँ, नेक्स्ट। इसका अगर आप फोटो देखना चाहते हैं तो हम फोटो दिखाते हैं। टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन ये है, देखिए ये मंडल कुष्ठ ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा हमारा ये है इमेजिनेशन। नेक्स्ट। उसके बाद जो चौथा आता है वो रुष्य जीव कुष्ठ है। कर्कशम रक्त पर्यंतम अंतः श्याव सवेदनम यद रुष्य जीव संस्थानम रुष्य जीव तद उच्यते। तो दोष है वात और पित्त। लक्षण क्या? कठोर है, बाहर का किनारा रक्तवर्ण का एवं अंत भाग श्याव है, वेदना युक्त होता है, भालू की जिह्वा के समान जिसकी आकृति होती है वो होता है। नेक्स्ट। इसका फोटो देखिए तो भालू की जिह्वा भी एक साइड में दिखाई है और उसका त्वचा के ऊपर देखिए भालू की जिह्वा के समान स्किन का डिस्कलरेशन, उसका वैवर्ण्य वगैरह दिख रहा है कि अगर ऐसे ही आकृति दिखे तो ऋष्य जीव हो सकता है। नेक्स्ट। उसके बाद है पुंडरीक कुष्ठ। सश्वेतम रक्त पर्यंतम पुंडरीक दलोपमम स उत्सेदम सरागम च पुंडरीकम तद उच्यते। दोष कौन सा है? वात और कफ है। श्वेत होता है, बाहरी किनारा रक्त वर्ण युक्त, अंदर का जो पार्ट है वो श्वेत होता है, पुंडरीक दल के समान, उत्सेद युक्त होता है, राग युक्त होता है। नेक्स्ट। तो यहां हमने ये कमल भी दिखाया है और पुंडरीक कुष्ठ के पिक्चर भी दिखाने की हमने कोशिश की है। तो देखिए ये पहला जो फोटो है उसमें मध्य में श्वेत वर्ण दिख रहा है, दूसरे पिक्चर में रेडिश बॉर्डर है और नीचे देखिए कमल, तो कमल में देखिए रेडिश बॉर्डर है और बीच में श्वेत है, तो इसीलिए उसका नाम पुंडरीक कुष्ठ है। एकदम मिलता जुलता है, ये हम इसको कंपैरेटिव देख सकते हैं। नेक्स्ट। उसके बाद आएगा वो छठा जो है वो सिद्धम कुष्ठ है। श्वेतम ताम्रम तनु च यद रजो धृष्टम विमुच्यते अलाबु पुष्प वर्ण तत्सिद्धम प्रायण च ऊरसी। पित्त और कफ दो से प्राधान्य वाला है, श्वेत और ताम्र वर्ण युक्त, पतला है, रगड़ने पर धूल के समान कण निकलता है, अलाबू के फूल के समान वर्ण होता है, प्रायः छाती के समीप होता है। देखिए प्रायण च ऊरसी, तो हमारे उत्तरी गुजरात में हम देखते हैं कि एक कठोर के जैसा ये सिंबी धान्य के समान एक होता है, उसको छाछ के साथ पकाया जाता है, बराबर। तो तांदर ये बोलते हैं, तो उसको छाछ के साथ पका के 24 घंटे के समय वहां रखा जाता है। ज्यादातर बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, पालनपुर वगैरह उसके आसपास में, और विशेषकर मेरा जो इतने 30 सालों से मैं काम कर रहा हूं, तो मेरा अभ्यास है, एक चौधरी ज्ञाति होती है और दूसरा जो होता है देसाई ज्ञाति। तो यहाँ पे क्या होता है कि शाम के समय ये छाछ के साथ पकाया जाता है और 24 घंटे के बाद इसको दूध के साथ खाने की एक परंपरा होती है। बहुत सारे परिवार मैंने देखे हैं, तो ये उसका कारण होता है। ये स्वित्र से अलग है, सिद्धम है। देखिए, और हम देखते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में कि विटिलिगो भी आता है और लिकोडर्मा भी आता है। तो विटिलिगो को थोड़ा सा सिद्धम के साथ अगर हम कोरिलेट करेंगे तो दिखेगा, क्योंकि स्वित्र में कृमि का संपर्क नहीं है और उसका देखिए यहाँ पे विटिलिगो में एक होता है कि ऊपर एसिनेस, रगड़ने से जैसे धूल की परत हल्की सी, जहां चुना वगैरह होता है ना, जैसे हमारी दीवार के ऊपर कलर करते हैं ऐसे पहले चुना लगाया जाता था। तो प्रीवियस प्रीवियस हाँ, तो इसमें ऐसा होता है, तो उसको रगड़ने से जैसे चूने की चूना लगाया हो ऐसी वो जो दीवार होती है, तो उसके ऊपर हाथ फेरते हैं ना, तो क्या है, धूल या मिट्टी हल्की सी जमी हुई। देखिए चरक जी क्या कहते हैं,
तनु है और यद रजो दृष्टम विमुच्यते, उसको रगड़ने से रज निकलती है। तो ये जो एग्जैक्टली है, मेरा मानना जो है वो ये है कि विटिलिगो के साथ कोरिलेट हम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, ये पिक्चर दिखाने की हमने ये कोशिश की है। तो हल्के से स्वित्र के समान एकदम सफेद वर्ण नहीं दिखेगा, लेकिन ये ऐसे दिखेगा, शुक्ल रक्तावभाषान ऐसा लिखा, अलाबु पुष्प के समान। तो पूरा सफेद नहीं दिखाई देगा, हल्का सा सफेद है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा त्वचा का रंग भी आ जाता है। नेक्स्ट, ये सिद्धम कुष्ठ है। गुजराती में जो लोग गुजरात के हैं उसको पता चल जाएगा, मैं एक गुजराती शब्द भी बोलता हूँ, करोड़िया कहवाय। तो घना बधा पेशेंटो जे छे, कुछ जो आते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि मेरे बच्चे को ये करोड़िया हो गया है और इसको हमें ठीक करना है, तो सर हम आपके पास ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे पड़ोसी और उसको ये ठीक हो गया है, ऐसे करके पेशेंट आते हैं। उसके बाद है काकणक कुष्ठ। यत काकणंती का वर्णम अपाकम तीव्र वेदनम त्रिदोष लिंगम तत्कुष्ठम काकणम नैव सिद्ध्यति, न इव सिद्ध्यति। वो कभी काकण कुष्ठ ठीक नहीं होता है, त्रिदोष जन्य है, गुंजा के वर्ण के समान, अपाकी, तीव्र वेदना युक्त और असाध्य है। नेक्स्ट, देखिए ये फोटो जो है, थोड़ा सा आपको इससे अंदाज लग सकता है कि अगर ऐसा देखने को मिले तो इसको आप असाध्य समझ लेना है, क्योंकि ये जो फल दिख रहा है उसके जैसा ही फेस के ऊपर ऐसी विवर्ण्यता और उच्छेद देखने को मिलता है। त्रिदोष जन्य है, असाध्य है ये। लेप्रोमेटस, लेप्रेसी, इसको अगर हम बोलना है तो इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए, बीच बीच में हम थोड़ा सा आपको ये करने की कोशिश करते हैं। अभी क्षुद्र कुष्ठ है, आगे बढ़ते हैं। टाइम हो रहा है, लेकिन हम देखेंगे क्योंकि हमारा देरी से भी कार्यक्रम शुरू हुआ था। और सब दिख रहा है बराबर? ठीक है, हाँ। एक कुष्ठ है, अश्वेदनम महावास्तु यत मत्स्य सकलोपमम तद एक कुष्ठम। दोष कौन सा? वात और कफ है, पसीने का न निकलना। यहां से जहां त्वचा में विवरण हुआ है वहां पसीना नहीं निकलेगा, बड़े स्थान में फैला हुआ, मछली के त्वचा जैसी आकृति होती है, मत्स्य सकलोपम, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं, वो तद एक कुष्ठम। नेक्स्ट, इसका देखिए एक कुष्ठ, आपको थोड़ा सा अंदाज आएगा कि ये किसके साथ कोरिलेट करता है, ये मेरा मत है। नेक्स्ट, तो मेरा मत मैं रख रहा हूं, बहुत सारे विद्वानों के साथ कोई सोरियासिस का जो कोरिलेशन करते हैं, कोई किटिप के साथ करते हैं, कुछ विद्वान है अलग अलग चर्म दल के साथ भी कुछ करते हैं, लेकिन एज ए होल मैं बोलता हूं कि सोरियासिस को एक ही त्वचा रोग के साथ हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि पामर एंड प्लांटर सोरियासिस है, वो अलग से हमारे विपादिका के साथ कोरिलेट हो सकता है। तो बहुत सारे विद्वानों का मत वो भी हो सकता है, क्योंकि चर्म दल में भी स्केलिंग होता है। तो सोरियासिस में हम देखते हैं कि स्केलिंग होता है, लेकिन दूसरे सब कुष्ठ में त्वक दलन ये शब्द नहीं देखने को मिलता, तो चर्म दल में देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी कंफ्यूजन का स्टेटस रहता है। तो जैसे सोरियासिस के टाइप से ऐसे हमारे यहाँ कुष्ठ के टाइप है, तो बहुत सारे हमारे कुष्ठ के जो टाइप है वो सोरियासिस के अलग अलग टाइप के साथ कोरिलेट करते हैं। तो हम ऐसा मानना है कि सिर्फ सोरियासिस हमारे एक ही किसी टाइप के साथ कोरिलेट हो जाएगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है। तो सोरियासिस का ग्रीक वर्ड है सोरा, इचिंग, ये मिला बनता है, नॉन इन्फेक्शियस है, इन्फ्लेमेटरी है। फर्स्ट साइन इज ऑफन रेड स्पॉट ऑन द बॉडी, ड्राई स्वॉलन एंड इन्फ्लेम पेचिस होते हैं, पेचिस कवर्ड विथ सिल्वर व्हाइट फ्लैक। देखिए, तो ऊपर से
त्वचा निकलती है, उसकी परत है वो एक निकल आती है। बाकी सब दूसरे सिम्टम्स वहां पे नीचे दिखाए हैं। और लास्ट में आर्थराइटिस होता है। तो ये जब सोरियासिस होता है वो धातुगत होता है, तो हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि अस्थि और संधि तक, अस्थि और मज्जा तक वह जहां पहुंचता है, तब बहुत सालों तक ये सोरियासिस रहता है। उसके बाद में धातुगत होने से ये होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस, जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, हाँ, चर्म कुष्ठ, चर्माख्यम बहलम हस्ति चर्मवत, वात और कफ ये दोष होते हैं। हाथी के चमड़ी जैसा मोटा ये होता है। नेक्स्ट, दो अलग अलग तरीके से इसको हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर कुछ बच्चों में ये ग्रीवा के आसपास और कुछ बड़े लोगों में, मेदस्वी लोगों में भी बहुत अलग तरीके से देखने को मिलता है। नेक्स्ट, तो हमारा कोरिलेशन हमने जो करने की कोशिश की है, ये मेरा एक नम्र प्रयास है कि मैं जितना समझा हूं वो समझाने की कोशिश करूं। ये दावा नहीं है कि मैं अंतिम सत्य के ऊपर पहुंच गया हूं, लेकिन ये कोरिलेट करने की हमने कोशिश की है। तो क्सेरोडर्मा पिगमेंटोसम यह रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसके साथ ज्यादा मिलता जुलता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं कि ज्यादातर छोटे बच्चों में बहुत देखने को मिलता है। अभी भी मैं मेहसाणा में और पाटन में विजिट में गया था, उत्तरी गुजरात में। तो मेरा पैतृक गांव हारीज है, वहीं उत्तरी गुजरात में। तो वहां 2 पेशेंट में देख के आया, पूरी एक काली चमड़ी थी। और मैंने देख के आया कि वहां पे सिर्फ यही चर्म कुष्ठ के साथ ही वो मिलता जुलता है। सीवियर सनबर्न होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेनी फ्रेकल्स एट अर्ली एज, रफ सरफेस्ड ग्रोथ एंड स्किन कैंसर का कारण बनता है ये लंबे समय के बाद। ब्लिस्टरिंग ऑफ मिनिमम ऑफ सन एक्सपोजर, तो वो धूप को सहन नहीं कर पाता है। लगता है वो बच्चा जो होते हैं ना बच्चे, वो मोटे होते हैं, चर्बी मेद का प्राधान्य होता है, फिर भी वो सन को थोड़ा सा भी एक्सपर हुआ तो वहां ब्लिस्टर निकल आते हैं। नेक्स्ट, किटीब कुष्ठ, ये हम क्षुद्र कुष्ठ में आगे बढ़ते हैं। तो श्यावम कीर्ण खर स्पर्श परुषम किटीभम स्मृतम, वात और कफ है, श्याव वर्ण युक्त है, खुरदुरा स्पर्श युक्त है, कठोर होता है। नेक्स्ट, ये हमने पिक्चर दिखाने की कोशिश की है कि अगर किटिब कुष्ठ को देखा जाए तो डायग्नोसिस करना है, तो ये किटिब कुष्ठ इसके साथ डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, किटिब को हम लाइकन प्लेनस के साथ, लेकिन ये भी फाइनल नहीं है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो लाइकन प्लेनस में क्या होता है, पर्पलिश कलर्ड लीजन होते हैं और बम्प्स बनते हैं। फ्लैट टॉप और स्किन और जेनेटल ऑर्गन में भी होते हैं। लॉस ऑफ कलर और डार्कनिंग ऑन स्किन, नॉन कंटेजियस है। नेल डैमेज होते हैं, लॉस भी होते हैं। रिसीव वाइट पेचेस ऑन गम्स, टंग, इनसाइड ऑफ चीक विथ बर्निंग सेंसेशन। तो ये लाइकन प्लेनस का होता है कि मुख में हम पहले शायद मिसगाइड भी हो सकते हैं कि हम मुखपाक समझ के हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर पर्पल ब्राउनिश ये सब पेचिस देखने को मिले, तो आपको जीभ के नीचे स्पेसिफिकली और अंदर मुख के अंदर, तो यहाँ पे आपको शंका रखनी है कि ये शायद लाइकन प्लेनस या किटिब कुष्ठ के समान हो सकता है। नेक्स्ट, वैपादिक कुष्ठ, वैपादिकम पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदनम, तो चलना जब पैर में होगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा, हाथ से होगा तो वस्तु को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। पाणिपाद स्फुटनम तीव्र वेदनम, वात और कफ दोष होता है, हाथ और पैर के तलवे फट जाते हैं, तीव्र वेदना से युक्त होते हैं। नेक्स्ट, इसका अगर आप पिक्चर देखना चाहें तो पैरों में अगर वो कैसा दिखेगा, वो हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि ऐसे पैर फट जाते हैं। नेक्स्ट, अल्सक कुष्ठ है, वैपादिक के बाद में अल्सक कुष्ठ आता है। कंडुम मद्भि सरागैश्च गंडे ही अलशकम चित्तम, दोष वात और कफ है, अत्यधिक खुजली आती है, रक्त वर्ण युक्त फोड़े हो जाते हैं।
नेक्स्ट देखिए, ये अल्सक कुष्ठ है, ये एक हल्का सा कोरिलेट करने की कोशिश है। नेक्स्ट, उसके बाद है दद्रु कुष्ठ है। हाँ, सकंडु राग पीडकम दद्रु मंडलम उद्गतम, दोष पित्त और कफ है। इसमें पित्त, शास्त्रकारों ने पित्त दोष ज्यादा बताया है। खुजली होती है, राग युक्त पीड़िका, उत्सेद युक्त मंडल होते हैं। नेक्स्ट, जो भी है वो अपना माइक म्यूट करके रखे तो हमारे कार्य में विघ्न ना आए। दद्रु कुष्ठ में कैसे दिखता है वो ये पिक्चर दिखाने की हमने कोशिश की है। आप सबने बहुत सारे ये है देखे हैं। तो इट्राकोनाजोल ये सब दिखा लगाने के बाद, इंटरनल और एक्सटर्नल सेवन करने के बाद बहुत सारे आते हैं। मैंने कुछ पेशेंट ऐसे देखे हैं कि साहब 6 साल से 3 साल से कितने सारे स्किन डिजीज, स्किन वाले जो स्पेशलिस्ट बोलते हैं अपने आप को, उनके पास से हमने ट्रीटमेंट ली है, लेकिन ये दाद तो मिट ही नहीं रहा है। 2 था, वो हमने कोर्स किया स्किन स्पेशलिस्ट के बाद, 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। पूरे शरीर में मैंने 30-30, 40-40 मंडल हुए हैं, ऐसे पेशेंट देखे हैं। चिकित्सा क्या हो बाद में देखते हैं। रिंगवर्म, टीनिया कॉर्पोरिस। रिंगवर्म इज ए फंगल इन्फेक्शन स्प्रेड डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। उसका फुट में अगर होगा, ग्रोइन पार्ट में होगा, स्कैल्प में होगा, इसके हिसाब से टीनिया पेडिस, क्यूरिस कैपिटिस, इसे अलग अलग करके उसके मॉडर्न साइंस उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन करता है। नेक्स्ट, चर्मदल कुष्ठ उसके बाद का है। तो चर्मदल कुष्ठ जो है, रक्तम शूलम कंडुमत सस्फोटम यद दलती अपि। देखिए संधि विश्लेष करिए, दलत्यपि, दलती यानी कि त्वचा का दलन होना, ये स्केलिंग होना, वो है सिर्फ चर्मदल में देखने को। शास्त्रकारों ने लिखा है कि दलती अपि तत् चर्मदलम आख्यातम संस्पर्शा सह उच्यते। तो पित्त और कफ दोष है, रक्त वर्ण युक्त होते हैं, कंडु युक्त, वेदना और स्फोट होते हैं, त्वचा का फटना हो जाता है। नेक्स्ट, देखिए ये एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की है कि ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, उसके बाद पामा कुष्ठ है आता है। तो पामा हम बोलते हैं कि श्वेत अरुण श्यावाहा कंडुला पीड़का भ्रूषम, बहुत सारी होती है, छोटी छोटी है, और पित्त और कफ का दोष का प्राधान्य है। श्वेत अरुण श्याव वर्ण की होती है, अत्यधिक खुजली। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा खुजली अगर पामा में आती होगी सभी चर्म रोगों में सबसे ज्यादा, उसके बाद दद्रु में। लेकिन पामा में जो खुजली आती है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है। पेशेंट किसी की शर्म नहीं रखेगा, जहां कहीं भी बैठा है वो खुजाने लगेगा। नेक्स्ट, हाँ, ये पिक्चर एक दिखाने की कोशिश की है। तो हमारा जो शास्त्रों में लिखा है पामा, तो ये ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट, स्कैबीज है, कंटेजियस है, स्किन इन्फेस्टेशन बाय द माइट सार्कोप्टिस स्कैबी। ये होता है ट्रांसमिशन डायरेक्ट प्रोलॉन्ग स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथिंग, टॉवेल एंड बेडिंग। ये स्कैबीज का जो रेफरेंस है वो। नेक्स्ट, दूसरे सिम्टम्स क्या, सिवियर इचीनेस है स्पेशली एट नाइट, पिंपल लाइक रस होते हैं, रिस्ट बिटवीन फिंगर अलोंग वेस्ट लाइन एल्बो, जहां पे पसीना ज्यादा होता है, नेवल पार्ट बैक ऑफ हिप, ये है एरिथमेटस स्किन। नेक्स्ट, विस्फोट कुष्ठ के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। स्फोटाः श्याव अरुण अरुण आभासा विस्फोटाः स्युत तनुस्त्वचः। तो विस्फोट के ऊपर की जो त्वचा होती है बहुत तनु होती है। पित्त और कफ दोष का प्राधान्य है। श्वेत या अरुण वर्ण युक्त फफोला जिसको बोलते हैं, ब्लिस्टर जिसको हम बोलते हैं, वो विस्फोट कहलाता है। फफोला की ऊपर की त्वचा पतली होती है। नेक्स्ट,
इसमें देखिए वो त्वचा के साथ ऊपर उठ के आता है, जहां दग्ध होते हैं हम, तो दग्ध के समान ये फफोले, कोई जल गया है आदमी तो वहां उसको जैसे फफोले पड़ जाते हैं, ऐसे ब्लिस्टर जिसमें होते हैं वो निज दोष की वजह से होता है, दग्ध होने की वजह से नहीं। अग्निदग्ध होना वो अलग चीज है, लेकिन ये निज दोषों की वृद्धि के कारण जो होता है वो विस्फोट कहलाएगा। नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद आता है सतारु कुष्ठ। रक्तम स्यावम सदाहार्ति सतारु स्याद बहुव्रणम। दोष है वो पित्त और कफ। रक्त एवं स्यावर्ण युक्त, अधिक दाह युक्त, वेदना युक्त, अनेक व्रणों से युक्त होता है। नेक्स्ट। उसका हमने जो पिक्चर दिखाया है देखिए यहाँ पे देखने को मिलता है, एक है ऐसे बहुत सारे ऐसे पेचिस पूरे बॉडी में हो सकते हैं। रक्तम स्यावम सदाहार्ति शतारु स्याद बहुव्रणम। आसपास में देखिए रक्त वर्णता है, बीच में व्रण के जैसा है और वो पूरी जैसा भी दिखता है और हल्का सा सफेद भी वर्ण, श्वेत वर्ण भी दिखता है। नेक्स्ट। उसके बाद लास्ट आता है वो विचर्चिका आता है। विचर्चिका को हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सकंडुपीडिका श्यावा बहुस्त्रावा विचर्चिका। दोष कफ है, प्रधान दोष कफ है। कंडुयुक्त श्याव वर्ण की पीड़िका, अधिक श्याव, अधिक स्त्राव निकलना। तो यहाँ पे ड्राई एक्जिमा एंड वेट एक्जिमा, ये मॉडर्न का जो होता है उसमें दिखता है कि हर एक एक्जिमा में अगर इसको कोरिलेट करे तो हर एक में भी ये स्त्राव नहीं होता है। नेक्स्ट। ये एक्जिमा का एक पिक्चर दिखाने की हमने कोशिश की है कि ये एक्जिमा ऐसे हो सकता है। नेक्स्ट। ये एटोपिक डर्मेटाइटिस, इसके साथ अगर हम कोशिश करें तो विचर्चिका कुष्ठ को हम कोरिलेट कर सकते हैं। रेड टू ब्राउनिश ग्रे पैचेस हो सकते हैं। हैंड्स, फीट, एंकल, रिस्ट और नेक, ज्यादातर ग्रीवा प्रदेश, हाथ और पैर में नीचे की ओर, वहां पे तलवों में कम दिखेगा, उसके ऊपर प्रपाद और गुल्फ और ये जो स्थान है वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। कुरपर प्रदेश में ये ज्यादा देखने को मिलता है। स्मॉल रेज्ड बम्प्स विच में लिक फ्लूइड व्हेन स्क्रैच्ड, तो खुजाने के बाद वहां से स्त्राव निकलता है। थिकंड क्रैक्ड स्केली स्किन होती है। नेक्स्ट। मैंने एक पिक्चर यहां दिखाया है कि हमारे शास्त्रों में कहा है कि दोष अगर धातुगत हो जाए तो इस दोष को बाहर निकालना कितना मुश्किल होता है। तो इस बच्चे को इसमें से बाहर निकाल के देखिए तो आपको अंदाजा आ जाएगा। बहुत कठिन होता है, समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही धातुगत होने से पहले हम हमारे रुग्ण को बोल सकते हैं कि शुरुआत की अवस्था में आइए, हम 5 दिन में, 10 दिन में, 3 दिन में हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो हमें ये कॉन्फिडेंस होना है, हमारे पास ये ज्ञान होना जरूरी है। और धातुगत हो गया, सालों के बाद अगर आप आएंगे तो आपको महीनों तक दवाई खानी पड़ेगी। नेक्स्ट। अगर दोषों के हिसाब से अगर हमें पता चलेगा कि चलो बहुत सारा ये है, हमारा मन कंफ्यूज हो जाता है, हम इसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ दोष देख के भी हम स्किन डिसीज की चिकित्सा कर सकते हैं। हमारे शास्त्रकार हमको परमिशन देते हैं कि ऐसे भी आप कर सकते हो। तो वातज कुष्ठ का है रोक्षम, शोष, तोद, शूल। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका बहुत अच्छा बॉक्स बनाया हुआ है, तो वो हम दिखाते हैं। नेक्स्ट। वातज कुष्ठ के सिम्टम्स तो कैसे होंगे? तो सबसे पहला है रोक्षम, रफनेस है, शोष ड्राइनेस है, तो पियर्सिंग पेन, शूल प्रिकिंग पेन, संकोच कॉन्ट्रेक्चर, आयाम एक्सटेंशन, कठोरता हार्डनेस, खुदरापन कोर्सनेस। उसके बाद है रोम हर्ष हॉरिपिलेशन, श्याव एवं अरुण वर्ण, ये सब है वो वात दोष के हैं। नेक्स्ट। हाँ, उसके बाद हम पित्त दोष के सिम्टम्स देखने की कोशिश करेंगे। तो ये सिम्टम्स के हिसाब से हमें दोष का आकलन कर सकते हैं। तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये पित्त दोष का प्राधान्य है वो पता चल जाएगा। दाहो राग परिस्त्रवः, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि वहां हमने एक एक अलग करके दिखाया हुआ है, तो हमें याद रखने में बहुत अच्छा रह सकता है। सबसे पहला दाह है
बर्निंग, राग है वो रेडनेस है, स्त्राव निकलना एक्सुडेशन है, पाक होना सपुरेशन है, विस्रगंध, कच्चे मांस की जो स्मेल होती है उसे विस्रगंध बोलते हैं, स्मेलिंग ऑफ रो मीट, क्लेद का निकलना वेटनेस, अंग पतन, स्लॉन्गिंग ऑफ लिम्स। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ डिजीज में कि यहाँ पे ये एक उंगली का एक पर्व निकल गया, एक उंगली निकल गई, धीरे 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 उसका अंग पतन होता है। हाँ, रेनॉल्ड्स फिनोमिना ऐसे कुछ डिजीज होते हैं मॉडर्न में, तो उसमें होता है, तो ये पित्त का कारण है कि अंग का पतन करवाना। नेक्स्ट, कफज कुष्ठ, तो श्वैत्यम शैत्यम ऐसे करके है, हम उसका और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट उसमें डिटेल में हमने दिखाया हुआ है। कफज कुष्ठ के सिम्टम्स है श्वेत वर्ण व्हाइट कलर, कोल्ड शीतत्व देखने को मिलेगा, कंडू इचिंग, स्थिरता इमोबिलिटी, उत्सेद युक्त एलिवेटेड, बहुत एलिवेटेड रहता है, कभी कभी शरीर में भारीपन करता है, हैवीनेस, जंतुओं द्वारा कुष्ठ का भक्षण। देखिए कुछ ऐसे डिजीज है जहां हमारे शास्त्रों में है कि वहां जंतुओं द्वारा भक्षण होता है, मैगोट्स फॉर्मेशन, तो वहां कृमि देखने को मिलते हैं कि कृमि है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्किन डिजीज है, तो यहाँ जो है वो उसका एक सिम्टम्स देखने को मिलता है, क्लेद युक्त, मॉइस्ट बहुत ही रहता है, कफ का ये हम सबको पता है, जल महाभूत वाला है। नेक्स्ट, ये हमने दिखाने की कोशिश की कि अगर बच्चा दवाई नहीं पी रहा है तो उसको दिखाइए कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल और पीछे सिरप रख के उसमें स्ट्रॉ निकाल के बच्चे को दवाई पिला दीजिए। नेक्स्ट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम कुष्ठ में कैसे देखेंगे, तो आगे देखते हैं। वातोत्तरेषु सर्पिभवनम, श्लेष्मोत्तरेषु कुष्ठेषु, पित्तोत्तरेषु मोक्षो, रक्तस्य विरेचनम च अग्रे, यानी कि वात दोष में सर्पीपान, पित्त में विरेचन और रक्त मोक्षण श्रेष्ठ है, और कफ वाले जो भी है उसमें वमन श्रेष्ठ कहा जाएगा। नेक्स्ट, बहुत दोष जहां पे रहते हैं तो उसमें पुनः पुनः शोधन करवाना, पुनः पुनः शोधन करना है। सब कुष्ठ में शोधन श्रेष्ठ है, सभी स्किन डिजीज में श्रेष्ठ है। बाह्य प्रयोग में तेल, लेप, परिषेक, मलहर ऐसी कल्पनाओं का बहुत सारा उपयोग करना है। बहुत सारी जगह पे हमारे यहाँ इंटरनल कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ बाहर जो लगाना है एक्सटर्नल एप्लीकेशन वही लिखा है। तो हमें शास्त्रकारों की बात को समझना, एनालिसिस करना है। आभ्यंतर में प्रति कुष्ठ के अनुसार अलग अलग औषधियां आती है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो गुगुलू जो होता है वात व्याधि के साथ सभी चर्म रोगों में बहुत उपयोग होता है। हमारी बहुत सारी परिकल्पनाएं गुगुलू की है, वो उसमें देखने को मिलती है। कैशोर गुगुलू, पंचतिक्त गुगुलू, अमृतादि, त्रिफला, कांचनार, स्वयंभू। जैसे स्वयंभू है तो मैं ऐसे समझता हूं कि कफ प्राधान्य वाला जो है, गौमूत्र की भावना है, बहुत उष्ण तीक्ष्ण औषधियों का प्रयोग है उसमें, तो कफ प्राधान्य वाला है उसमें स्वयंभू का उपयोग करिए। कैशोर, पंचतिक्त और अमृत आदि है वो पित्त वाले में है, उसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत कफ वाले में कांचनार भी, और ग्रंथि के समान जहां ज्यादा है तो कांचनार का उपयोग करिए। त्रिफला है, त्रिदोष में उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसा मेरा एक मत में यहाँ पे रखता हूं। नेक्स्ट, उसके बाद अभ्यंतर औषधियों में हम गुग्गुलों के बाद देखते हैं तो क्वाथ, तो आरग वधादि क्वाथ, बृहत मंजिष्ठादि, पटोलादि, दशांग, गुड़ुच्यादि, महातिक्त, पंचतिक्त गुग्गुलु क्वाथ। तो कफ प्राधान्य में मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रभावी जो है वो आरग वधादि है, और पित्त वालों में दशांग और महातिक्त क्वाथ, उसके साथ में गुड़ुच्यादि क्वाथ भी हो सकता है। तो ये जो है वो पित्त वाले में इसका उपयोग आप दोष के हिसाब से कर सकते हैं। बाकी उनका जो व्याधि के स्वरूप में हम देखें तो पंचतिक्त है तो वो नाड़ी व्रण में भी उपयोगी होता है, कि बहुत ऐसा है मांस, अस्थि और मज्जा तक जो व्रण पहुंच गया है जिनको हम नाड़ी व्रण बोलते हैं, तो उसमें अगर उपयोग करना है तो पंचतिक्त गुग्गुलु क्वाथ है, वरुणादि क्वाथ है, वो भी उपयोग कर सकते हैं। बृहत मंजिष्ठादि क्वाथ बहुत फैला हुआ सबसे फेमस आयुर्वेद का एक योग है। नेक्स्ट, उसके बाद रसौषधि आता है,
तो काफी सारे हमारे वैद्यजन भी और कुछ प्रोफेसर हमारी कॉलेजों में तो ऐसा ज्यादातर में देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं, जो वैद्य हो गए हैं वो भी आते हैं, तो उनके कॉलेज में से उनका माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि रसौषधि का उपयोग नहीं करना है। तो मैं मेरे बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं शिव भक्त हूँ, रसौषधियों का जबरदस्त चाहक हूँ। ढेरों सारी मेरे पास हर समय में 15 से 20 लाख या उससे भी ज्यादा टैबलेट, आज भी अगर कोई देखने को आए तो उससे भी ज्यादा टैबलेट मेरे यहाँ पड़ी हुई रहती है। भस्मों की अगर मैं बात करूं तो 3-3, 4-4, 7-7 किलो भस्म मेरे यहाँ हर समय, प्रवाल पिष्टी तो इतनी मिलेगी, स्वर्णमाक्षिक लो, बंग भस्म तो मेरे यहाँ 5-5, 7-7 किलो रहती है। गर्भ संस्कार का कार्य इतना होता है, हर रोज के 10 से 12 काउंसलिंग होते हैं गर्भ संस्कार के, अलग अलग गर्भिणी, तो उसमें भी मैं भस्म का उपयोग करता हूँ। तो मैं यहाँ आपको रसौषधि के महत्व के बारे में भी थोड़ा सा बोलता हूँ। उसका उपयोग करिए, बहुत अच्छी औषधियां हैं, तुरंत प्रभावी होती है, और ये रसौषधि का उपयोग नहीं करेंगे तो महीनों तक जो आप रिजल्ट नहीं लेते हैं, देख सकते हैं, वो रिजल्ट रसौषधियों में मिलता है। जैसे कि मंजिष्ठादि ताल सिंदूर है, इतना बढ़िया सा है, सिर्फ 3 दिनों के अंदर आप इसका उपयोग करके देखिए। बहुत पित्त वालों में इसका उपयोग नहीं करना है, ठीक है। रसमाणिक्य, रसमाणिक्य भी ध्यान में रखना है, इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक ही समय में रसमाणिक्य 15 से लेके 30 मिलीग्राम से ज्यादा इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। सोनोमाक्षिक 250-500 मिलीग्राम जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रवाल पिष्टी 1000 मिलीग्राम जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन रसमाणिक्य को याद रखिए कि ये बहुत कंट्रोल करके उपयोग करना है, और रसौषधि है, बहुत अच्छी सिद्धियां प्राप्त करवाती है। मैं अभी भी आगे इसमें और बोलता हूं। मेरे यहाँ सुवर्ण भस्म वाली औषधियां बहुत रखता हूं मैं। आज भी 70 से 80 लाख, 70 से 80 लाख तक मेरे यहाँ सुवर्ण, हीरा, बहुमूल्य औषधि जो होती है, स्वर्ण भस्म, रौप्य भस्म, हीरक भस्म, तो कैंसर के हम हर रोज के 15 से 20 पेशेंट देखते हैं, तो इतनी सारी रसौषधि हम रखते हैं। तो मैं अपने वैद्य मित्रों को, जो जूनियर भी है, सीनियर भी है, सभी को कहना चाहता हूं कि रसौषधियों के बारे में अपनी मान्यता को बदलिए। जबरदस्त मैंने जो सिद्धियां पाई है, वो सिद्धियां ऐसी भी होती है, मैं सात्विक दादागिरी बोलता हूं। मेरे यहाँ 250 एलोपैथी के एमडी, उसको मैं रुग्ण के स्वरूप में देख चुका हूं। They are 27 gynecologists, 20 radiologists, more than 7 DM cardiologist, इतने पीडियाट्रिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इस सब की ट्रीटमेंट में कर चुका हूं। और दादागिरी के साथ मैं बोलता हूं कि आपको रसायन औषधि दूंगा। वो बोलेगा, मेरे पास आते हैं, सर इसमें आप मेटेलिक प्रिपरेशन तो दे देते हैं, मेरा दिमाग छटक जाएगा तुरंत। मैं तुम्हें मेटेलिक प्रिपरेशन ही दूंगा, लेनी है तो दवाई लो, नहीं तो भागो यहां से। ये मेरा शब्द होता है, क्योंकि तुम पीड़ा भोग रहे हो। 6 साल से ये ददरू मिट नहीं रहा है, तो हमारी 64 भावना वाली गंधक रसायन में दूंगा, मैं सल्फर दूंगा। वो बोलता सल्फर देंगे सर, क्या होगा? मैंने बोला मेरी औषधि लिख के देखो, इसकी क्वालिटी देखो क्या है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में जो गंधक रसायन मिलती है, वो पीले रंग की मिलती है, शायद किसी ने देखी है। लेकिन 8 द्रव्यों की, 8 औषधियों की 8-8 भावना अगर दी जाए, और वो गंधक रसायन मार्केट में कोई देता ही नहीं है। वो अगर आप खुद बनाइए या ऐसी कंपनियों से बोलिए, उसको क्वालिटी के अंदर पालन करने के लिए बोलिए कि आपने 8 भावना दी है, तो वो गंधक रसायन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगा, बड़े से बड़े व्याधि को वो ठीक कर सकता है। तो ये हमारे पैरामीटर होने चाहिए, हमको पता होना चाहिए। ये वैषज्य और रस वैषज्य और ये जो है द्रव्य गुण, इसका भी हमें पता होना जरूरी है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट। भस्मों में लोह भस्म, मंडूर भस्म, इसका उपयोग करिए। स्वित्र अगर है, सिद्म है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जहां लोह और मंडूर का आप उपयोग कर सकते हैं। संसमनी वटी, सारीवादी वटी, तो पित्त प्राधान्य वाला है, उसमें सारीवादी वटी का उपयोग करिए, बहुत अच्छा है। स्वित्रारी रस है, उदयादित्य रस है,
उदयादित्य रस स्वित्र के रोगियों में आप कंटिन्यूस उपयोग करिए। देखिए जो परिणाम नहीं आ रहा है और फिर परिणाम न मिले तो मुझे कहना, इतने सारे रुग्णों को मैं ठीक करके बैठा हूं। श्वेत कुष्ठहर सोगठी वो एक्सटर्नल है, लेकिन इसका उपयोग करते समय ध्यान रखना है कि अगर स्वित्र में इसका उपयोग कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद वहां विस्फोट के समान वो हो सकता है, ब्लिस्टर जैसा। तो इसका ध्यान रखना है। एकदम खुजली आने लगे, दाह होने लगे और पेशेंट बोलता है कि सर यहाँ पे फफोला हो रहा है, तो वहां पे बोल देना है, पहले से बोल देना है कि इसको आप डिसकंटिन्यू करिए। फफोला होगा तो कुछ दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पेशेंट को थोड़ा अरुचिकर इस जमाने में होता है। नेक्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं घी। तो सिद्ध घृत पान करवाना होता है। महातिक्त घृत है, पंचतिक्त है, गुड़ुची है, खदीर है, त्रिफला है, मिश्रक स्नेह है, जीवंत्यादि और जात्यादि इसका बाह्य उपयोग करना है। जीवंत्यादि यमक है, विपादिका में उपयोग करिए, हस्त और पाद में जो भी दिखता है वो। और इसमें पामर एंड प्लांटर फेसाइटिस के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं। मिश्रक स्नेह है, अगर रुक्षता ज्यादा है और रेच विरेचन औषध के स्वरूप में मिश्रक स्नेह का उपयोग करिए। नेक्स्ट, तेल होता है बृहत मरीच आदि, अर्क तेल, नींब तेल, करंज तेल, दिनेश वल्यादि वो साउथ पैटर्न में ज्यादातर उपयोग होता है। चंदनमला लाक्षादि, पद्मक है, जात्यादि है, काशीसादि है। तो यहाँ मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप अर्क तेल और काशीसादि का उपयोग करते हैं तो पेशेंट को बोल देना है कि अर्क तेल लगाने के बाद ये जहर के समान इफेक्ट उपविश है, तो वहां पे आप कहीं विचर्चिका में, एक्जिमा में दे दिया, अर्क तेल बहुत प्रभावी है, लेकिन मालिश करने के बाद हाथ 2 बार साबुन से नहीं धोए और आंख के अंदर चला गया, कोई सेंसिटिव पार्ट में, नाक के अंदर, तो वो बहुत दाह करता है। तो इसीलिए ध्यान रखना है अर्क और काशीस आदि का उपयोग करने से पहले। मरीच आदि, बृहत मरीच आदि में गोमूत्र बहुत पार्ट में होता है, तो वो भी ज्यादा कफ वाला होता है, उसी में उपयोग करना है। नेक्स्ट केस स्टडी। नेक्स्ट, हाँ, ये सोरियासिस का एक पेशेंट है। नेक्स्ट, देखिए इसका पिक्चर में दिखाता हूं। हमारे यहाँ मेरी ट्रांसपेरेंसी होती है कि हमारे यहाँ जो केस रजिस्टर्ड हुआ वही पिक्चर में दिखाता हूं। नेक्स्ट, हाँ, देखिए ये पेशेंट है, उसका पीठ के प्रदेश में जो था वो सिर्फ 3 महीने में सोरियासिस का डायग्नोसिस किया गया था, उसको बहुत अच्छे परिणाम है। नेक्स्ट, ये फ्रंट पूर्व प्रदेश एवं उदर प्रदेश में जो दिख रहा है वो एकदम 80 to 90% ये जो पेचिस है वो क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, दूसरा केस है सोरियासिस एंड सोरियाटिक आर्थराइटिस। अभी अब अंत की ओर जा रहे हैं। ये पेशेंट रजिस्टर्ड हुए निसर्ग में। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, ये देखिए इनके पैरों में ये भी सोरियासिस का डायग्नोसिस हुआ है। उनके पैर देखिए, ये पेशेंट सोरियाटिक आर्थराइटिस का है, ग्रेड 4 ऐसा डॉक्टर ने लिखा था। वो पूरी 100% नेक रिजिडिटी थी, तो हमने महीनों तक घी पिलाया था। तो जो गर्दन है अगर उसको देखना है तो वो ऐसे करके ऐसे देखते थे। तो बहुत समय तक घी पिलाने के बाद वो धीरे धीरे करके लगभग 40 to 50% जो है नेक रिजिडिटी, वो उसमें हमने सिद्धियां प्राप्त की थी। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस का पेशेंट आता है तो सिद्ध घृत है, वो बहुत इफेक्टिव है, स्पेसिफिकली पंचतिक्त और महातिक्त, ये बहुत बढ़िया औषधि है। तो सोरियाटिक आर्थराइटिस में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए लेफ्ट साइड में वही पेशेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सिर्फ 1 महीने में ये घी पिलाने के बाद कैसा दिख रहा था, कितने पेचिस थे, सिल्वरी स्केलिंग हो रहा था, वो क्लियर है। नेक्स्ट, ये पीठ प्रदेश में है। देखिए कितना अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। नेक्स्ट, ये दूसरा एक पेशेंट है, एक्जिमा का है, हम देखा। नेक्स्ट, ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। हाँ, रजिस्टर्ड को हाँ, इस पिक्चर को लंबे समय के लिए रखो। हाँ, हाँ, दिख रहा है अभी एक्जिमा। देखिए बिफोर, मैंने हमारे ही कुछ वैद्यों को
ऐसा एक कॉन्फ्रेंस में था, तो एक विद्वान वैद्य थे, वो बोल रहे थे कि मैंने कभी आयुर्वेद दवाई से विचर्चिका, एक्जिमा ठीक हुआ है ऐसा नहीं दिखा है। मेरे पास ढेरों सारे पिक्चर है, ढेरों सारे। तो ये मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपकी श्रद्धा श्रेष्ठ है तो कोई भी डिजीज के ऊपर आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहां से मैं घोष युक्त स्वर में कहना चाहता हूं कि मेरी 29 साल की प्रैक्टिस में आज तक मैंने एक भी एलोपैथी की दवाई का उपयोग नहीं किया है। मैं चैलेंज के साथ बहुत बार बोल चुका हूं, आज भी बोलता हूं कि अगर मेरे हाथ से लिखा हुआ 20 साल 25 साल पुराना एलोपैथी दवाई का कोई भी पर्चा आपको मिल जाए, मैं तुरंत डिग्री फाड़ दूंगा, मेडिकल फील्ड, आयुर्वेद का फील्ड छोड़ दूंगा। इतनी जो बहुत प्रशंसा और इतना सारा हम जो प्राप्त कर रहे हैं सब मैं छोड़ दूंगा। तो पूर्ण तरीके से मैं सिर्फ मेरे ऋषियों का हूं, मैं सिर्फ मेरे आयुर्वेद के देवों का हूं, मैं किसी का नहीं। मॉडर्न साइंस कुछ भी बोले, ये कैंसर ठीक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे व्याधियों को मैंने ठीक किया है और अभी भी हम ठीक कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहता हूं कि आयुर्वेद जो सिद्धियां देता है वो अभूतपूर्व होती है। तो आयुर्वेद में ही अपना मन स्थिर करके चिकित्सा कार्य, व्यवसाय अपना जो है वो आयुर्वेद में ही रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये विपादिका है। विपादिका में देखिए लेफ्ट साइड में और ये राइट में कितना बढ़िया सा रिजल्ट है। तो हमारी जीवनत्यादि यमक है, जात्यादि घृत है, ये इतने अच्छे परिणाम देते हैं कि इसको सिर्फ एक्सटर्नल लगाने की वजह से 30-40% कुछ ही दिनों में रिजल्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंद्रलुप्त है। थोड़ा सा समय लंबा हो रहा है, लेकिन सभी श्रोतागण जो है उसको मैं और आयोजकों से बोलना चाहता हूं कि बहुत तैयारी अच्छी की है। तो अभी अब अंत की ओर जा रहे हैं, तो मैं दिखाने पूरा जो है प्रेजेंटेशन वो पूरा करूंगा। देखिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, हाँ अभी रिजल्ट दिखेगा धीरे धीरे करके जो इंद्रलुप्त है वहां पे कैसे। नेक्स्ट, हाँ रिजल्ट आ रहा है। देखिए अभी जो स्क्रीन के ऊपर जितने भी पेचिस थे सब जगह में ये इंद्रलुप्त में रिजल्ट हमने पा लिया है। मान लो मैंने 1200 से 1500 पेशेंट इंद्रलुप्त के ठीक किए हैं, तो 98% साफल्य के साथ, सक्सेस के साथ मैं ट्रीटमेंट करता हूं। मैं बोल देता हूं कि ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक महासूत्र में देता हूं सबको, कभी भी इंद्रलुप्त में, गुजराती में इसको उंदरी भी बोलते हैं, शायद हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं है, एलोपेसिया एरिएटा इसको हम बोलते हैं। तो कभी भी केश चिकित्सा नहीं करनी है, हमेशा ध्यान। इसको बालों का व्याधि है, केश का व्याधि है ऐसे समझिए ही मत। कुष्ठग्न चिकित्सा कीजिए, स्किन डिजीज की चिकित्सा कीजिए, जरूरत रही तो कभी कभी कृमि की चिकित्सा ऐड करिए, लेकिन कभी भी केशीय चिकित्सा मत करो। फिर देखो ये क्षुद्र रोग है, लेकिन आज के विषय से साथ कोरिलेट होता है इसलिए मैंने रखा है। ये महासूत्र है, आपको ध्यान में रखना है। कभी भी इंद्रलुप्त में केशीय चिकित्सा नहीं करनी है तो कब 80-90% जब रिजल्ट मिल जाए और बालों में तनुत्व ज्यादा है, बहुत थीन हेयर आ रहे हैं, तो उस समय कुछ केशीय चिकित्सा आप कर सकते हैं। लेकिन शुरू में कहे तो करने गए तो आप समझ लो कि आप फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, देखिए आइसक्रीम की ट्रक मंगवा रहे हैं। स्वित्र का एक पेशेंट है ये। नेक्स्ट देखिए ये परिणाम मिला है। बहुत सारे स्वित्र के हैं, समय का अभाव रहता है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अभी आज भी मैंने जो पेशेंट देखा, आज मंगलवार है तो पिछले बुधवार का हमारे यहाँ टर्न चल रहा है, 6 दिन का वेटिंग है। 2000 से ज्यादा कैंसर पेशेंट हम देखते हैं हर रोज। जो रुग्ण है वो मृत्यु के समीप खड़े हैं। ऐसे बहुत सारे रुग्ण जिनको कहा गया है कि आपकी मृत्यु 10 दिन में हो सकती है, 1 महीने में हो सकती है, 2 महीने में हो सकती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मैं देख चुका हूं। 5000 से ज्यादा पेशेंट का मेरे पास रिकॉर्ड है।
इसीलिए मैं आपको भी बोलता हूं कि डॉक्यूमेंटेशन, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा जो है वो इस जमाने की मांग है, तो आपको भी ये करना चाहिए। सभी होना चाहिए, रेडियोलॉजिकल, इमेजिकल, पैथोलॉजिकल, फोटोग्राफिकल, वीडियोग्राफिकल, ये सभी हो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, मुखदुशी का देखिए एक बहुत अच्छा केस है ये इसमें। हाँ, यहाँ शाल्मली कंटक का हम उपयोग करते हैं। तो देखिए इसका पूरा कंप्लीटली जो महिला है उसमें शाल्मली का वृक्ष अगर आपने देखा है तो उसके अंदर जैसे कांटे बनते हैं, ऐसा ही फेस के ऊपर शाल्मली कंटक के समान ये देखने को मिलता है। और वो ठीक होता है, वही शाल्मली के कंटक से ठीक होता है। ये लेप कराना होता है एक्सटर्नल, और इंटरनल तो हम रक्त शुद्धि की औषधियां देंगे। नेक्स्ट, विपादिका हस्त प्रदेश है। नेक्स्ट, देखिए ये, हाँ, हाथ कैसे थे और कैसे हो गए, एकदम सॉफ्ट, एकदम रफ की स्किन, एकदम युवा महिला थी। नेक्स्ट, एक दूसरा केस है। नेक्स्ट, देखिए इसमें भी देख रहा है ये पामर एंड प्लांटर सोरियासिस का केस है। तो इसको हमने कैसे ठीक किया है, बहुत अच्छे तरीके से। ये जीवंत्यादि यमक इसमें एक्सटर्नल लगाने के लिए, और श्वेत कुटज भी बोलते हैं जिसको राइटिया टिंक्टोरिया बोलते हैं, स्त्री कुटज बोलते हैं, उसको भी तेल के स्वरूप में या घृत के स्वरूप में यमक स्नेह जो है वो इसका उपयोग करने से बहुत अच्छा परिणाम आता है। नेक्स्ट, ये दूसरा है, पैर के तलवे कैसे थे, देखिए पहले और दूसरे में देखिए एकदम कैसे सॉफ्ट हो गए हैं। नेक्स्ट, कितने अच्छे परिणाम दिखते हैं आयुर्वेद औषधियों से, ये आपके सामने वास्तविकता है। नेक्स्ट, कौन, नेक्स्ट, देखिए कदर, कदर को सिर्फ औषधियों से ठीक किया जा सकता है। इसमें आप काशी शादी तेल का लंबे समय उपयोग करते रहिए, बार बार जिसको कदर हो रही, कौन हो रही है, काशी शादी क्षार से युक्त तेल है, वनस्पतियों के क्षार से बना, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता है। नेक्स्ट, पेम्फिगस वल्गेरिस, जिसको विस्फोटक के साथ हम कोरिलेट करेंगे। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे विस्फोट जो हमने देखा था, ऐसे ही ब्लिस्टर देखने को मिल रहे हैं। ये बिफोर का है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसका रिजल्ट देखिए। ये विस्फोट ऐसा था, और इसके बाद ठीक करने के बाद, हमारी औषधियों को लगाने बाद, तो ये कैसा बढ़िया सा रिजल्ट आया। नेक्स्ट, वही महिला का ये दूसरा पिक्चर है। देखिए पहले ऐसा था, और उसके बाद में, औषधियों के बाद में बहुत जलन भी होती है और वहां से खून भी और स्त्राव भी निकलता है। नेक्स्ट, एक और पिक्चर है अलग एंगल से, पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे हुआ था। नेक्स्ट, दद्रु है। नेक्स्ट, देखिए ये, दद्रु एकदम ठीक हो गया है, प्राइवेट पार्ट के आसपास हुआ था। नेक्स्ट, दूसरे दद्रु मंडल है, बहुत अच्छा परिणाम आता है। नेक्स्ट, दद्रु में मेरा आज का टिप्स जो है वो ये है, चक्रमर्द, ગુજરાતીમાં પુવાડીઓ જે કહેવામાં આવે છે, इसको चक्रमर्द को खट्टी छाछ के साथ लेप करवाइए, द बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट। कितनी भी सारी फंगल कॉलोनियां होगी वो सब बुलडोजर की तरह उसको नष्ट कर देगा। ये चक्रमर्द ऐसा है, ऐसा दिव्य औषधि है। चक्रमर्द का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करवाना है, और अभ्यंतर जो दोष है उसकी हमें रक्त शुद्धि से, हमारी औषधियों से करना है। नेक्स्ट, देखिए उधर प्रदेश में नाभि के नीचे था वो दद्रु, एकदम से कैसे ठीक हो गया। नेक्स्ट, बस ये मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने गुजरात के गौरव अवार्ड से सम्मानित किया है, और उसके साथ में गुजरात के राज्यपाल जो है ओपी कोहली जी उसमें, और पीछे
मेरे जो फोटो है उसके पीछे राजेश कोटेचा जी दिख रहे हैं। अभी जो आयुष के सेक्रेटरी है वो उस समय गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो आयुर्वेद सेवा चूड़ामणि अवॉर्ड शक्तिपीठ है गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में गोंडल करके गांव है, माँ भुवनेश्वरी का एक शक्तिपीठ है, वहां ये राज्यपाल ने हमें सम्मान दिया था। नेक्स्ट, थैंक यू। आयुर संगम आज का ये जो 5 दिनों का हमारा महाभव्य आयुर्वेद का उत्सव है और आज का जो 10वां आयुर्वेद दिवस है उसमें हमने मेहनत करके आप सबके सामने वो जो प्रस्तुति की है और ये जो प्लेटफॉर्म है वो एंसेंट मेडिको स्पेसिफिकली धर्मेश वाघेला जी को और उनकी पूरी टीम को मैं अभिनंदन देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे निमंत्रण दिया। मेरे पास जो श्रेष्ठ था वो पूरा, ऐसे नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए, वो इतना सारा वो श्रेष्ठ है वो दिया है। अंत में मैं एक सेंटेंस देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की ही चिकित्सा करिए,